बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। ईद करीब आ गई है तो पाकिस्तान के बड़े शहरों में चोरी और डकैती की वारदातें बढ़ गई हैं। और ये जो पूरा रमज़ान का महीना था, इस रमज़ान के महीने में हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने के लिए बहुत से दावे किए, बहुत से ऐलानात किए, लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत के ऐलानात के बावजूद जो महंगाई है वो कंट्रोल नहीं हो सकी। और ये जो ईद के करीब जराइम में इजाफ़ा है, इसका ताल्लुक़ जो है वो यकीनन महंगाई के साथ भी बनता है। आपको पता है कि हर साल जब ईद करीब आती है तो पाकिस्तान रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं ताकि लोग जो हैं वो ईद मनाने के लिए अपने घरों में जाएं तो उनको कोई मुश्किल ना हो, और इसके लिए किरायों में भी कमी का ऐलान किया जाता है। तो अब जब कि ईद करीब आ गई है तो बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान रेलवे इस ईद पर क्या कोई स्पेशल ट्रेन चला रही है, कोई कंसेशन दे रही है, नहीं दे रही, और रेलवे की तरफ से आइंदा कोई मंसूबे जो हैं उनका ऐलान किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर रेलवे जनाब हनीफ अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया बाजी साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि ईद करीब आ गई है, तो जब भी ईद करीब आती है तो रेलवे की तरफ से कुछ खुसूसी ऐलानात किए जाते हैं, स्पेशल ट्रेनें चलती हैं, कंसेशन दी जाती है, तो कुछ आप बताएंगे हमें? देखिए जी, इस दफ़ा भी स्पेशल प्राइम मिनिस्टर साहब की हदायत के ऊपर ना हमने आज से कोई 15 दिन पहले ये तय कर लिया था कि हम 5 स्पेशल ट्रेन चलाएंगे। 5 पहले चलती थी, 2-3, इससे ज़्यादा कभी नहीं चली। 5 स्पेशल ट्रेन हम चला रहे हैं। वो कराची से पेशावर भी है, कराची से लाहौर भी है, इस तरीके से फैसलाबाद भी है, और ये 5 ट्रेन चलेंगी। और इसके साथ साथ ये 4 तो ईद के दिन से ईद से पहले चलेंगी, एक ईद के बाद भी चलेगी। अच्छा, ताकि उसमें भी लोगों को हम फैसिलिटेट कर सकें, लोग आसानी के साथ वापस अपनी मंजिल मकसूद तक। और कोई किराया कम कर रहे हैं और आप? किराया हमने 20% डिस्काउंट किया जी। अच्छा, 20% हमने ये डिस्काउंट कब से कब तक है डिस्काउंट? ये डिस्काउंट है ईद के तीनों दिन सर, पहले, दूसरे, तीसरे दिन सर। यानी कि सिर्फ ईद के दिन अगर आप ट्रेवल करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ईद से पहले डिस्काउंट नहीं है? डिस्काउंट नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ईद के से पहले ईद ही दे रहे हैं हम, ईद वाले दिन नहीं। जो लोग पहले बुकिंग करवाते हैं, अगर वो किसी ने अगर ईद के दिन ट्रैवल करना है, वो बुकिंग पहले कराए, तो उसको कंसेशन मिलेगी? उसको कंसेशन मिलेगी जी, ईद वाले दिन की। अच्छा, अब ये बताएं कि आपने कहा कि ईद पे हम स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं, पेशावर, कराची, लाहौर। कराची पेशावर। लाहौर। तो वो जो अनफॉर्चुनेटली एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ, उसके बाद से वो तो बंद है। तो बलूचिस्तान में जो रेलवे का ऑपरेशन है वो कब बहाल होगा? अच्छा, इसके ऊपर बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। और परसों हमारी इसके ऊपर ना मीटिंग्स हैं लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उनके साथ। अच्छा, वो हमारी कोयटा के अंदर है, और उसके अंदर हम ऑपरेशन के लिए तो तकरीबन हमारा रेस्क्यू का जो काम था, हमने जब सिक्योरिटी क्लियरेंस मिली 2-3 दिन बाद हमें, तो हमने अपना मुकम्मल कर लिया था। यानी पटरी जहाँ से ब्लास्ट हुई थी उसको भी हमने रिपेयर कर लिया था, कोचेस भी हमारी रिपेयर हो गई हैं, और लोकोमोटिव भी हमारा रिपेयर हो गया। हम ऑपरेशन के लिए तैयार हैं, लेकिन सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए हम एक मीटिंग करने जा रहे हैं। उस मीटिंग के अंदर इंशाल्लाह ताला हम तय कर लेंगे कि ऑपरेशन किस दिन शुरू होगा। आपके ख्याल में? हमारी रेलवे की तरफ से किसी किस्म की कोई हमारी तरफ से जिसे कहते हैं देरी नहीं है। नहीं, आपके ख्याल में ईद पर कोई कोयटा से जी कराची से कोयटा कोई ट्रेन चलेगी? ट्रेन चलने के काबिल हम हैं। आप काबिल हैं? हम हैं। सिक्योरिटी क्लियरेंस हमारी परसों मीटिंग्स हैं, वहाँ पे जितने हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड लोग हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम डेट वहीं पे अनाउंस करें। अच्छा, ये बताएं कि ये जो अभी आपने बात कही कि हम सिर्फ ईद के 3 दिनों में ही कंसेशन देने की पोजीशन में है, क्या इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान रेलवे माली तौर पे मुश्किलात का शिकार है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मीर साहब आपके प्रोग्राम में सारी बातें मैंने अभी तक 20 दिनों में किसी जगह ML1, ML2, ML3 का जिक्र नहीं किया, अगर आपको याद हो। ना मैंने बुलेट ट्रेन का, ना मैंने ग्लास ट्रेन का जिक्र किया। मैंने ये कहा है कि जो इस वक्त एग्जिस्ट करता है हमारा सिस्टम, मैंने उसको अपलिफ्ट करना है या उसको बेहतर बनाना है। यानी मैं आपको बता देता हूँ, ट्रैक हमारी मुद्दत पूरी कर चुका है। हमारे पास जो कोचेज़ हैं वो 35 ईयर्स की जो जर्मनी की कोचेज़ थी वो हमारी वो भी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। उनको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। वो 1970 और 90 के दरमियान बनी है। लेकिन इसके साथ साथ हमें चाइनीज़ से भी कोचेज़ आई हैं। अब जो 243 कोचेज़ हमारी जो चाइनीज़ से हमने 46 तो हमने इंपोर्ट की हैं,
बाकी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत अभी मैं कैरेज फैक्ट्री में था, वहाँ बन रही हैं। तो ये 160 और 180 की स्पीड वाली हैं, ये जो नई कोचेज़ हैं। तो इस वक्त कोचेज़ की पोजीशन, ट्रैक की पोजीशन, सिग्नल हमारा बोसीदा निज़ाम, और तीसरी सबसे अहम बात जो अभी आपने क्वेश्चन किया था सेफ्टी के हवाले से, सेफ्टी के हवाले से आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे पास कोई स्कैनर नहीं है इस वक्त। और स्कैनर तो दुनिया के अंदर एक ऐसा इक्विपमेंट है कि आप अपनी घड़ी भी वहाँ से गुजारते हैं, अपनी बेल्ट भी वहाँ से गुजारते हैं। तो इन सारे कामों के ऊपर एक पैकेज हमने तैयार कर लिया रेलवे पुलिस की अपग्रेडिंग के लिए। जो हमारे पास इस वक्त आईजी साहब आए हैं, वो अच्छी रिप्यूट के मालिक हैं, आप भी जानते हैं। सीटीडी पंजाब उन्होंने तैयार किया, राय ताहिर साहब, और इसी तरह नेक्टा को भी उन्होंने खड़ा किया। तो मैंने कहा कि हम कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होगा, आप रेलवे पुलिस को भी उसी तरह सीटीडी की तरह और नेक्टा की तरह खड़ा करके दे दें। अच्छा, तो उसके ऊपर हम इंशाल्लाह काम आपके पास तकरीबन 461 लोकोमोटिव है, उनमें से ऑपरेशनल कितने और नॉन ऑपरेशनल कितने? आप 445 या 461 जो भी आपने कहा, लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन 445 में से 320 जो है ऑपरेशनल है और 320 जो है हमारे लिए एन ऑफ है इस वक्त के काम के लिए। लेकिन जो हम ध्यान दे रहे हैं ना, 2-3 चीज़ों की तरफ आप ज़रा देखिएगा। जो हमारी पैसेंजर ट्रेन है वो 2023 में उसने 39 अरब का रेवेन्यू कमाया सर। 2024 में वो बन गया 47 सर। अब जो मेरा टारगेट है 30 जून तक 55 बिलियन का है। लेकिन पूरी दुनिया में जो ट्रेन जो रेलवे की इनकम होती है, जो रेवेन्यू कमाया जाता है और फिर सब्सिडाइज किया जाता है पैसेंजर ट्रेन के ऊपर, वो किया जाता है कार्गो ट्रेन से। हमारा कार्गो टोटल हमारी जो फ्रेट है उसका 4% उठाता है जी। तो उसको हम उसको भी अपलिफ्ट कर रहे हैं। जैसे हमारी ऑनलाइन बुकिंग है इसके ऊपर, पैसेंजर ट्रेन के ऊपर, उसको ऑनलाइन भी कर रहे हैं, उसको भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अच्छा। ये क्यों वो सिर्फ ट्रेन की हद तक, जैसे पैसेंजर ट्रेन हमने की है, सिर्फ कार्गो ट्रेन को भी हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं। अभी तो पसंद नापसंद की बुनियाद अच्छा, के ऊपर प्राइवेटाइजेशन से नहीं, वो प्राइवेटाइजेशन नहीं है कि हम, अच्छा ये बताएं ना ये मैं आपको बता दूं, ये हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट है। इसके ऊपर मैं तो अपनी पॉलिसी अभी आपको बता देता हूँ, और उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ये आपको पता है कि इसको पीआईए की तरह प्राइवेटाइज नहीं, उस तरह नहीं किया जाएगा। जिस तरह हमने अपनी ट्रेन्स को किया है अपना प्राइवेटाइज और उससे हम इनकम कमा रहे हैं, इसी तरीके से हम कार्गो के ऊपर भी उन्हीं कार्गो ट्रेन्स को भी प्राइवेटाइज करके अपना वहाँ से इनकम कमाएंगे। और फिर दूसरा हम एक और ऑफर देने जा रहे हैं। जैसे एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स पे अब सिर्फ पीआईए लैंड तो नहीं करता ना, डिफरेंट एयरलाइंस अपना जो है वो करती हैं। तो हम कहेंगे आए हमारा ट्रैक इस्तेमाल करें, हमें उसका रेवेन्यू आएगा और लोगों को ऑफर देंगे। प्राइवेट रेलवे कंपनियों को इनकरेज जी, करेंगे। इनकरेज करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा इशू है हमारी लैंड का। और जितने हमारे डीएस हैं, उन 8 डीएस हैं, उन सबको हमने एक टास्क दे दिया कि जो इनक्रोच हुई जगह है, जैसे अभी देखें ना, मरियम नवाज साहबा ने जो इस पंजाब के अंदर जो इंक्रोचमेंट के ऊपर जो पॉलिसी अपनाई है वो बड़ी कामयाब रही है। तो किसी इन्फ्लुएंस के बगैर अमीर गरीब जो भी शख्स था वो उसने अगर सरकारी जगह उसके पास थी वापस ली है। रेलवे पे भी हमने ये प्लान तैयार कर लिया कि कोई इनक्रोच जगह जो है वो हम वापस लेंगे लेकिन इसके साथ साथ रिडेम्को ये है हमारी रेलवे एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी, इसके तहत 14 अभी 10 दिन के अंदर अंदर हमने 14 प्राइम लैंड्स जो कराची, लाहौर, फैसलाबाद और सक्खर में है, और इस्लामाबाद वाली और रावलपिंडी की कहा है सर, इस्लामाबाद में भी है। इस्लामाबाद में भी है सर, लेकिन वो दी नहीं हमने अभी, लेकिन यहाँ से हमने 16 के करीब। नहीं, इस्लामाबाद में भी कुछ लैंड जो है वो आपकी लैंड किसी और के पास है। वो लैंड भी आप मुझे बताएंगे तो वो भी वापस ले लेंगे अगर ले सके तो। लेकिन ये 16 हमने लैंड्स निकाल के दे दिए हैं इसको रिडेम्को को। ये अब इसकी वैल्यूशन लगाएंगे। वैल्यूशन का ये आप जेहन में रखें कि रेलवे की प्रॉपर्टी हम बेच नहीं सकते। हाँ ठीक है। और ये जॉइंट वेंचर के ऊपर हम करेंगे और इंशाल्लाह ताला हमें कोशिश हमारी ये है कि जैसे हम पोर्शन वाइज किसी को लेके आएँ और हम अपने ट्रैक को ना पोर्शन वाइज अपग्रेड करते हैं। अच्छा, अब ये जो हम सेफ्टी वाला इशू जो है इसकी बात कर रहे थे, तो सेफ्टी जो है वो सिर्फ जो रेलवे ट्रैक पहाड़ों बियाबानों से गुजरता है उसकी सेफ्टी का मसला नहीं है। जब तक के बड़े शहर जो हैं वहाँ पे अमनो मान की सूरत हाल जो है वो ठीक नहीं होगी। अब जैसा कि आपका शहर रावलपिंडी है, आप वहाँ से बार बार मुंतखब होते हैं, तो रावलपिंडी में सूरत हाल ये है कि रमज़ान करीब आया तो वहाँ पे चोरी डकैती और मोबाइल छीनने की वारदातें बढ़ गई हैं। सिर्फ मैं आपको एक दिन बताता हूँ, ये जो परसों का दिन था, आज का ये अखबार है, ये आज के अखबार की खबर है। ठीक कह रहे हैं आप, आपकी बात तो खबर रावलपिंडी में सिर्फ एक दिन, ये जो हफ्ता गुजरा है यानी कि परसों के दिन 100 वारदातें हुई हैं जराइम की,
17 शहरियों की मोटरसाइकिलें छीनी गई हैं, 36 के मोबाइल फ़ोन छीने गए हैं और इसके अलावा सेटेलाइट टाउन में 2 भाई जो हैं उनके साथ डकैती हुई है और उनको गोली मार के ज़ख्मी भी किया गया है। तो ये रावलपिंडी शहर जो है, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, यहाँ सिर्फ रावलपिंडी का मैंने एक मिसाल दी है, सूरत हाल बाकी शहरों में भी ख़राब है। तो ये जब बड़े शहरों में सूरत हाल ठीक नहीं होगी तो रेलवे का ट्रैक कैसे सिक्योर होगा? हाँ, ठीक आप बात करें। और फिर सिर्फ ट्रैक ही नहीं सिक्योर होगा, और पहाड़ों में नहीं बल्कि हम अपने जो स्टेशंस हैं उनको भी अपलिफ्ट करने जा रहे हैं ताकि वहाँ से गुजरते हुए कोई आदमी आसानी के साथ ना पहुँच सके उस जगह के ऊपर। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ ये जो बात आपने रावलपिंडी की है, बिल्कुल ये सदाकत है इसमें, बिल्कुल 100% आपकी फैक्ट्स एंड फिगर जो आपने दिए हैं ये भी ठीक है जी। और इसके ऊपर बहुत सारी हमें कंप्लेंट्स आई, हमारे लोग आए हमारे पास आके उन्होंने बताया है। इसके ऊपर मैंने चीफ जो पॉलिसी अफसर है हमारे, उससे भी बात मैंने की है, अभी RPO साहब से भी बात करूँगा आपके प्रोग्राम के बाद। ये बहुत ज़्यादा इस वक्त मैं समझता हूँ कि और भी एलिमेंट्स शामिल हैं। आपको पता है कि आसानी के साथ ये हब है इस वक्त, आप खैबर पख्तूनख्वा से निकलें, वेपन से लेके नारकोटिक से लेके हर चीज़ का हब ये बन गया अब। लेकिन उसके ऊपर जिस तरीके से काम करना चाहिए वार फुटिंग के ऊपर, वो नहीं हो रहा। अच्छा, एक और मसला ये है हनीफ भाई साहब कि ये रमज़ान के महीने में जो महंगाई है, इसको कंट्रोल करने के लिए पैकेजेस का भी ऐलान हुआ, बड़े दावे भी किए गए, लेकिन आप बताएंगे? देखें, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूं सर, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें पंजाब हुकूमत ने जो 50 अरब रुपया तकसीम किया है, पहले आप ही के मीडिया के ज़रिए तनकीद का निशाना भी बनते थे, और हकीकतन वो डिस्ट्रीब्यूशन अपनी तरफ से, मैं ये नहीं कहता कि ठीक नहीं की जा सकती, ठीक नहीं की जाती थी, ठीक की जाती थी, लेकिन वो गलत हाथों में चली जाती थी। अभी आटे का थैला दे रहे हैं, लोगों की इज़्ज़त नफ्स को मजरू कर रहे हैं, आप घी का थैला घी का डब्बा दे रहे हैं, इज़्ज़त नफ्स को मजरू। इस दफ़ा जो पंजाब हुकूमत ने किया वो बड़ा ही ऐसा इकदाम है। वो एज ए मेंबर नेशनल असम्बली, एक तो पहली बात यह है कि उसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं था। उसमें बिल्कुल गैर जानबदारी के तहत ये बताया गया कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास कौन सा घर है, 10,000 रुपया उसके घर में पहुंचा जी। ना उसको क्यू में लगना पड़ा, ना उसकी इज्जत नफ्स मजरू हुई, और ना ही ट्रांसपेरेंसी के ऊपर कोई अभी तक उंगली उठा सके। इसी तरह जो मरकज़ी हुकूमत है उसने भी 20 अरब रुपया 5-5 हज़ार की सूरत में लोगों को दिया, इसी कैटेगरी के लोगों को जो लोअर मिडिल क्लास और जिनकी इज्जत नफ्स भी मजरू नहीं हुई। और इसकी शफाफियत के ऊपर मैं यहाँ बैठ के, जैसे मैंने पहले पुलिस के मामले में एडमिट किया, इस तरह ये मैं चैलेंज करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे का सारा पैसा जो है वो घरों तक गया है। तो इससे मैं ये नहीं कहता कि उस 10,000 से उन्होंने अपना घर बना लिया है वो, लेकिन जो रमज़ान शरीफ की बात आपने की, जहाँ पे अशिया खुद दोनों सस्ती भी होनी चाहिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह हुई हैं। इस्लामाबाद की हद तक मैं आपको कहता हूँ, हमने 14-16, मैं क्योंकि प्राइस कंट्रोल कमेटी इस्लामाबाद का भी मेंबर हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने बनाया मुझे, पिंडी में नहीं, मैं इस्लामाबाद की बात करता हूँ। यहाँ हमने 16 के करीब स्टॉल ऐसे लगवाए जो कंपनी रेट से घी कम था, कंपनी रेट से आटा कम था, चिकन कम था, अंडे कम थे, यही आपके, और चीनी कम थी, यानी 130 रुपये में चीनी फ़रोख्त की है। अच्छा। कहाँ 170 और 180 पे चली गई। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो हमारे मुल्क की जो इक़्तिसादी तरक्की है, इसका बराह रास्त ताल्लुक़ है सियासी इस्तेहकाम के साथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ। तो जो आपके जो सियासी मुखालफीन हैं वो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सिर्फ एक सूरत में आ सकती है, और वो क्या सूरत है, ज़रा बताएं जी, ये क्या कह रहे हैं? इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। जब तक इमरान खान जेल में है, आप इंटरनेशनली एस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। इनको ये समझ नहीं आ रही, इनको ये समझना पड़ेगा। कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है आपके साथ। अफगानिस्तान के साथ 2200 किलोमीटर की मेरे सूबे की एक बॉर्डर है। आप बगैर मुज़ाकरात किए अफगानिस्तान के साथ इस खिते में अमन की भली नहीं कर सकते। चले, अफगानिस्तान के साथ तो बातचीत शुरू हो गई, उसको छोड़ दें। नहीं, मैं बात तो कर ले, ये दूसरी बात करें, ये बात दूसरी मैं दोनों ही कर लूँगा। हाँ, मैं बड़े अच्छे पैराए में करूँगा, आपसे सीख लिया हमने बहुत। ठीक है। पहली बात तो ये है कि बंदा डरा हुआ है। ये डरा हुआ है, ये डरा हुआ है। पहली बात ये 200% डरा हुआ है। अफगानिस्तान के साथ बातचीत शुरू होगी, और मैं समझता हूँ मुल्कों के साथ बातचीत होनी चाहिए, ये कोई दूसरी बात नहीं है। तीसरी बात ये है कि जिस बंदे की रिहाई की बात कर रहा है उसी ने तो ये गंद डाला है। उसी की तो वीडियोस मौजूद हैं जो 40,000 45,000 दहशतगर्द पाकिस्तान में लाकर, मैं जितना भी एक अल्लाह ताला की ज़ात है जो आपको महफूज रख सकती है, और दुनिया का कोई बंदा आपको महफूज नहीं रख सकता। लेकिन इस पाकिस्तान की खातर मुझे और आपको सच बोलना पड़ेगा, सबको सच बोलना पड़ेगा, मुझे और आपको क्या, सबको सच बोलना पड़ेगा। और सच ये है भाईजान कि
ये जो 45,000 दहशतगर्द 45,000 यहाँ पे लाया गए थे, आज ये उसी का खमियाजा हम भुगत रहे तो ये हैं। आधा सच नहीं है, क्योंकि अगर जनरल बाजवा और जनरल फैज चाहते तो ये ना आते, यस, तो फिर वो भी तो रिस्पॉन्सिबल है। है ना, एक का कोर्ट मार्शल हुआ है और दूसरे का कौन। कोर्ट मार्शल वो किसी और केस में हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी जब बात बाहर निकलेगी तो ये भी शामिल होगी। बात बाहर क्या निकलेगी, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था हम तो उस वक्त से रोला डाल रहे हैं। मैं तो फैसला करने वालों में नहीं हूं ना। कोर्ट मार्शल हो रहा है ना, उसमें ये भी शामिल हो जाएंगी चीजें। अच्छा। अभी वक्त के साथ साथ। ठीक है। और दूसरी बात सर, मेरी बात सुन ले, मैं रिक्वेस्ट ये छोटी सी करूंगा आपको कि देखें, अगर तो हमने इस तरीके के साथ कि जो मुल्क दुश्मन जिन्होंने फैसले कर लिए हैं, मैं माजरत के साथ, जिन्होंने पख्तूनिस्तान बनाने का फैसला कर लिया है, जिन्होंने आज़ाद बलूचिस्तान बनाने का फैसला कर लिया, अगर तो उनके लिए हम ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे या उनके लिए बातचीत की बात कर लेंगे, तो मेरा नहीं उनके ख्याल लिए तो किसी ने नहीं कहा, और ना ही वो जो BLA वाले हैं वो बातचीत करना चाहते हैं। ना करना चाहते हैं। ठीक तो है, ये you are तो right, absolutely बातचीत right। की बात हो रही है, जो वो पॉलिटिकल पार्टीज जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं। मैं मेन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ ना। अब मेन स्ट्रीम ये कहे कि हमने उस नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में इसलिए शिरकत नहीं करनी कि हमें, क्योंकि पहले हमारे बानी से मुलाकात करवाई जाए। हाँ। आप देखें ना, जब मुल्की सालमियत की बात होती है तो फिर तो आपको इकट्ठा बैठना पड़ता है ना। ठीक है। उसके ऊपर मीर साहब, उसके ऊपर भी मैं सियासत करूंगा, उसके ऊपर मुझे लगी हो, मुझे दुख पहुंचा हो, मुझे तकलीफ पहुंची हो, मैं सब कुछ पीछे छोड़ के, पहले घर को आग लगी है उसको तो बुझाना है ना। बिल्कुल ठीक तो है। उसको बुझाने के लिए तो आप इकट्ठे नहीं हुए, तो आपने तकवीयत किसको दी? आपने ना आकर तकवीयत दहशतगर्दी को दी, आपने ना आकर तकवीयत ताकत दी दहशतगर्दों को, उनके मौक़िफ़ को मजबूत किया कि उनका मौक़िफ़ ठीक है, आपका मौक़िफ़ गलत है, रियासत का मौक़िफ़ गलत है। नहीं, इस तरह नहीं है। अब देखें ना, अब आप जो मर्ज़ी करते जाएं, जिस तरह मर्ज़ी कहते जाएं कि जी फ़लाँ खातून जो है वो बड़ी दलेर है, जी फ़लाँ है, उसने आज़ादी का झंडा मारंग बलोच ने उठा लिया है। ये पशीन पख्तून की बात अगर पकड़ेंगे तो उसने पख्तूनिस्तान का झंडा उठा लिया है। जब ये झंडे उठ गए हैं तो आपकी मुल्की सालमियत को चैलेंज हो गया है। जब आपकी मुल्की सालमियत को चैलेंज हो गया है तो आप कहें जी नहीं जी, इनके साथ तो मीठी मीठी बातें करनी है, क्योंकि ये दहशतगर्दों की लाशें लेने के लिए आए मैं थे। एक दफ़ा फिर आपको याद दिला रहा हूँ कि उनके साथ बातचीत की कोई किसी ने कहा ही नहीं है आपको। बस ठीक है ना। नहीं, मैं ये नहीं आपको कह रहा कि आप मुझे कह रहे हैं या कोई कह रहा है। मैं कहता हूँ ऐसे अनासर के साथ तो रियासत को किसी सूरत बातचीत नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो बातचीत करने के लिए जिनको बुलाया कि अपना इनपुट आके दें। चले, आप वो कहते हैं कि हम ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो आप जाएंगे उसमें? किसमें? PTI की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। देखिए ना, PTI की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में फैसला मैं तो नहीं कर सकता ना, ये फैसला तो पार्टी क़यादत करेगी कि उन्होंने जाना है कि नहीं जाना। ठीक है। अच्छा जी, आखिर में ज़रा सलमान अकरम राजा साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने पिटीशन दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, तो इजाज़त तो मिल गया, लेकिन उन्होंने आज कुछ कहा, ज़रा सुनाए। अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान किसी से कोई माफ़ी मांगेंगे तो इस ख्याल को आप खारिज अज़ इम्कान करते हैं। हमारी गुफ्तगू बहुत अच्छी चल रही है, JUI से, दीगर जमातों से, सिंध की जो जमातें हैं, हर जगह हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें नज़र ये आ रहा है कि एक बड़ा हमागीर कौमी इत्तेहाद जो है वो पैदा होगा। MQM हो, पीपल्स पार्टी हो या PMNN हो, उनको नज़रसानी करना होगी अपने रवैये पर, अपने तर्ज अमल पर, फिर कोई बात होगी। इस वक्त मुझे इसका इम्कान नज़र नहीं आता। अच्छा, एक तरफ आपका मौक़िफ़ है, आप कह रही हैं दहशत गर्दों के साथी हैं, दूसरी तरफ उनका मौक़िफ़ है और वो ये कहते हैं जनाब के ना हमने माफ़ी मांगनी है और ना ही आपके साथ कोई समझौता करना है। अच्छा, तो ये दो एक्सट्रीम्स पे चले गए हैं आप दोनों। पहली बात तो ये कि सलमान अकरम राजा साहब बेचारे जो है ना, ये और बाकी तमाम जितने लॉयर्स हैं वो फारग हो गए। आपको पता ही होगा, वो उन्होंने नए अपने हायर कर लिए हैं लीगल, मतलब कि अपनी केसेस के हवाले से। ये आपके इल्म में है? सलमान अकरम राजा साहब फारग नहीं हुए? नहीं, सारे हो गए। अच्छा, सारे हो गए सर। सलमान अकरम राजा, वो जो एक आज अदालत ने ये हुक्म दिया है जी कि इमरान खान से मुलाकात सिर्फ वही कर सकेगा जिसको सलमान अकरम राजा साहब नॉमिनेट करें। हाँ, वो नॉमिनेशन और है, मैं लीगल उनके केसेस की बात कर रहा हूँ। नॉमिनेशन के लिए और बात है। अच्छा, वो फारिग हो चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि फारिग हुए नहीं हुए, चलें, इससे भी हमारा ये गुफ्तगू उन्होंने सेक्रेटरी जनरल PTI की हैसियत से की। PTI की हैसियत से किया, लेकिन मैं लॉयर जितने उन्होंने नए हायर कर लिए 2-2 करोड़ रुपए में, जो पैसों को भी पता चल गया। अच्छा, ठीक है जी। अब इशू ये है कि वो कह रहे हैं कि हम नज़रसानी करें। भी नज़रसानी तो आपको करनी पड़ेगी ना। आपने जब हमारे से मुज़ाकरात शुरू किए तो आप हर मुज़ाकरात के 1 घंटे बाद जाके बाहर फ़ोन करके कहते थे हम फ़लाँ से पूछ लें, हम फ़लाँ से, फिर अगले दिन हमारी बानी PTI से मुलाकात कर, फिर हम पूछ के आएंगे। कोई इख्तियार इनके पास नहीं था। मौलाना फजल रहमान साहब को इन्होंने डिच किया। मौलाना फजल रहमान साहब इनके करीब गए, वो इनके करीब आए, लेकिन जब ये हमारे साथ मुज़ाकरात करने के लिए आए तो उन्होंने तो मौलाना से पूछा भी नहीं। कोई इत्तेहाद दिल्ली दूरस्त, ठीक है, दिल्ली दूरस्त,
इत्तेहाद ये है कि MQM हुकूमत में शामिल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल है, बाप पार्टी हुकूमत में शामिल है। अब रह के वो लोग रह जाते हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर अदम इस्तेहकाम की सूरत में हम जो है वो अमारात अफ़गानिस्तान की जो बात कर रहे हैं, वो अमारात पाकिस्तान की बात करें, वो हमें आके इक़्तिदार दिला देंगे। कितनी भोलेपन का मुजाहरा कर रहे हैं ये। वो आपको इक़्तिदार नहीं दिलाएंगे बल्कि आपको ठुड्डे मारेंगे और इस पाकिस्तानी कौम को ठुड्डे मारेंगे। तो इसलिए हमें जागना चाहिए। हम सबको, इंटेलेक्चुअल्स हों, पॉलिटिशियन हों, दुकानदार कह रहा है मेरी दुकान चल रही है, और फैक्ट्री वाला कह रहा है मेरी फैक्ट्री चल रही है, पॉलिटिशियन कहता है मेरी पार्लियामेंट चल रही है, इंटेलेक्चुअल्स कहता है मेरा भी काम चल रहा है, सैलरी आ रही है। लेकिन भाईजान जो कुछ हो रहा है, बहुत से लोगों की सैलरी नहीं आ रही, तो जिनकी नहीं आ रही उनकी आनी चाहिए, जिनकी सैलरी आनी चाहिए, जिन्होंने काम किया है उसको उसका मुआवजा मिलना चाहिए। और यही आज कैरेज फैक्ट्री में भी लोगों ने कहा कि हमें सैलरी तो मिल गई है, लेकिन अगर हमें सैलरी जो है ईद से पहले एक मिल जाए तो हम अपने बच्चों के साथ अच्छी ईद मना सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो काम भी। ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि ईद से पहले सैलरी मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ भाई साहब। एक ब्रेक लेते हैं। और अबादी साहब ने गुफ्तगू की है, ज़ाहिर बात है उन्होंने तहरीक इंसाफ पे काफ़ी तनकीद किया, तो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेते हैं वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदेद। हुकूमत के वज़रा बहुत धड़ल्ले से ये दावा कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो दरअसल इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो जो दहशत गर्द हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनके नैरेटिव को सपोर्ट करती है। और ख़ास तौर पे जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास था उसमें शिरकत ना करके तहरीक इंसाफ ने दरअसल जो दहशत गर्दों का बयानिया है उसकी तायद की है। तो इस पर तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है, हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद ख़ान साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। अली मोहम्मद ख़ान साहब, ये जो हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ दहशत गर्दों के साथ खड़ी हो गई है, इस पर आप क्या जवाब देंगे? बहुत शुक्रिया अमीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान हमारी माँ है, और बेटा चाहे जितना भी बुरा हो जाए अपनी माँ का बुरा कभी नहीं कर सकता। ये लोग तो गैर संजीदा लोग हैं। मैं आज कैपिटल टॉक पे हामिद मीर के सामने इस बात का इकरार करता हूँ कि सियासी इख्तिलाफ रखेंगे, लेकिन मैं इतना सियासी तौर पे नापुख्ता या नौज़ायदा या एक गैर तसल्ली बख्श सोच वाला इंसान नहीं हूँ कि मैं मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी को सिर्फ सियासी इख्तिलाफ की बुनियाद पर यह कहूँ कि आप दहशत गर्दों के मुखालिफ उनके साथी हैं या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। नहीं, हमारा आपका सियासी इख्तिलाफ है, हमारा आपका लीडर डिफरेंट है, हमारी आपकी पार्टी डिफरेंट है, हमारी आपकी सोच डिफरेंट है। हम पाकिस्तान को एक और तरीके से चलाना चाहते हैं, आपका एक और तरीका है। हाँ, कभी किसी ज़माने में कौम आपके साथ हुआ करती थी, आज हमारे साथ है, वो एक अलग चीज़ है। आज हमारे साथ कौम है, हम अगर वोट फॉर्म 45 का हो तो हम हुकूमत में होंगे, कल को शायद हमारी परफॉर्मेंस खुदा न खासा अच्छी ना हो, बाहर होंगे। एक दूसरे को दहशत गर्द कह के, एक दूसरे को मुल्क दुश्मन कह के आप पता है किसका फ़ायदा करते हैं? आप दहशत गर्द का फ़ायदा करते हैं, क्योंकि आपको बतौर हुक्मरान, बतौर हुकूमत काम क्या है, सबको इकट्ठा करें। और इस वक्त मुल्क में इमरान खान से बड़ा लीडर कोई नहीं है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। और वो आदमी क्या कहता है? वो आदमी ये कहता है कि आप इन लोगों से बात करें। जो दहशत गर्द है, जो हम पे गोली चला रहा है, जो एक गोली चला रहा है, जो हमारा फौजी मार रहा है, जो हमारा आलिम मार रहा है, जो हमारा पाकिस्तानी मार रहा है, अब उस पर दो चलाएं। लेकिन जो बेशुमार लोग वहाँ पे हैं, जिनके इश्यूज़ हैं, जिनके मसले हैं, जो सियासी लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो कहते हैं हमारी रोड नहीं है, हमारी गैस नहीं है, हमारे राइट्स नहीं है, हमारे लोग गायब हैं, हमें नौकरी चाहिए, हमें जॉब चाहिए, हमारे अस्पताल नहीं, उनसे बात करो यार। जो BLA हो गया, जो मुल्क दुश्मन है, उसको मैं ये कहता हूँ कि आप तो पता नहीं ज़बानी कलामी बात करेंगे, कभी मौका आया फिर देख लेना अली मोहम्मद और इमरान खान किस तरफ खड़े हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि जो कुछ दिन पहले पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उसमें आप नहीं गए, आपको दावत दी गई, लेकिन अब आप कहते हैं कि हम ईद के बाद एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। तो अगर आप हुकूमत के बुलाने पे नहीं गए कौमी सलामती कमेटी के इजलास में, तो ईद के बाद अगर आप APC बुला रहे हैं तो वो क्यों आएंगे आपकी पार्टी में? मेरे ख्याल में दोनों को जाना चाहिए था, हमें भी जाना चाहिए था और उनको भी आना चाहिए। हम कोई इतने बच्चे नहीं हैं कि वहाँ जाके इमरान खान साहब का नज़रिया बेच के आ जाएंगे। इमरान खान साहब के साथ आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजर गई है, और मैं ये समझता हूँ कि जो अपने लीडर का नहीं है, सख्त बात है लेकिन चलने दें इसको, जो अपने लीडर के साथ बेवफाई करता है वो हलाल का नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ चीज़ों पे हमें फिर खान साहब से इजाज़त लेनी पड़ती,
खान साहब का जो बेसिक नजरिया है वो हम सबको पता है, आपको भी मीर साहब पता है, बीन कवरिंग खान साहब फॉर द लास्ट 20 odd years कि खान साहब बड़े ऑपरेशन के हक में नहीं है कि जिससे मास एक्सीडेंट्स हो, IDPs हों, लोग घर छोड़ दें, वहाँ जनाब सब कुछ मलियामेट हो जाए, उसके हक में नहीं। खान साहब कहते हैं पहले आप बात करो, उनको इंगेज करो और दहशत गर्दों और अवाम को एक दूसरे से दूर करो कि जिन लोगों के मसले हैं उनके जज्बात पे दहशत गर्द खेलते हैं, आप उनको एड्रेस करेंगे तो आप दहशत गर्दों से अवाम को अपने पास ले आएंगे, आप उनसे बात कीजिए। यही चीज़ें हमने वहाँ रखनी थी। हाँ, कुछ सवालात अगर मुझे मौका मिलता मैंने रखने थे वहाँ इस्टेब्लिशमेंट के सामने, और सबसे बड़ा नुक्ता मेरा ये था कि अगर आप समझते हैं कि आपको इस दहशत गर्दी की जंग में पूरी कौम अपने साथ मजबूत चाहिए, जो कि होना चाहिए, जो अभी शहादतें आई हैं, जो 7 शहीद हुआ है उसका बाग आज़ाद कश्मीर का, मेरा दिल उस पर दुखी है। खूबसूरत बच्चा जो है मेजर साद कैप्टन हसनैन जेलम के हैं, वो भी शहीद हुए हैं, दिल ज़ख्मी है। इसी तरह मुफ्ती शाकिर साहब जो शहीद हुए हैं, दिल ज़ख्मी है। जो हमारे मौलाना हामिद उल हक साहब शहीद हुए हैं, दिल ज़ख्मी है। जो जाफ़र एक्सप्रेस, तो इन सारी चीज़ों पे हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को आप अगर अपने करीब लाएं, उनके साथ बैठाएं, उनको मेरा मैसेज इस्टेब्लिशमेंट को ये होता कि एक आदमी पूरी कौम को इकट्ठा कर सकते, वो है इमरान खान। आपने मुल्क का तुर्ब का पत्ता जेल में सबने डाला हुआ है, उसको अंदर रखा हुआ, कहते हैं मुल्क को हम अगर आप कहते हैं कि एकजहती चाहिए, फिर अपना सीना खोलें। तो अली मोहम्मद खान साहब, इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ना जाके आपने हुकूमत को एम्बेरसमेंट से बचाया? मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम उधर जाते तो मैं कम से कम इस पर मुतमईन हूँ कि हम इमरान खान का केस और पाकिस्तान का केस वहाँ मजबूत लड़के आते। और लेकिन आपकी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तो फैसला हुआ था कि जाना है, तो फिर क्या वजह हुई, क्यों नहीं गए? देखिए, मैं समझता हूँ हुकूमत थोड़ा सा दिल बड़ा करती ना। हमारी तरफ से एक नुक्ता ये आया था कि खान साहब से हमें इजाज़त भी दी जाए मुलाकात की। खान साहब से अगर मुलाकात की इजाज़त होती तो हम ज़्यादा मुलाकात की इजाज़त मिली, लेकिन लेट मुलाकात हुई। वो बड़ा लेट क्या, वो देखें वो 2 बजे मुलाकात थी, तो इजलास तो सुबह 11 बजे था ना। देखें मेरी बात सुनिए, अगर आप इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हो, हुकूमत की बात करूँ कि हमने पूरी कौम को इकट्ठा करना है, पॉलिटिकल कंसेंसस है, सबको इकट्ठा होना चाहिए, कौमी यकजहती है, फिर थोड़ा सा दिल भी बड़ा करे ना, फिर थोड़ा सा नेक नियति भी पैदा करे ना। अगर हमारा वफ्द इमरान खान साहब से जाके मिल लेता तो खान साहब क्या कहते? खान साहब यही कहते कि भाई ये नुकात हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हम वहाँ जाके खान साहब से क्यों मिलते? खान साहब को आप यहाँ क्यों लेके नहीं आए? क्या पेरोल पे इमरान खान को बाहर लेके नहीं आ सकते थे? आपकी अना पाकिस्तान की बका से ज़्यादा अहम है। आपकी अना ये कहती है कि इमरान खान को जेल में डालो, पाकिस्तान की बका और सलामती ये कहती है कि इमरान खान ही नहीं बल्कि तमाम नेशनलिस्ट सियासतदान, वो लोग जो आईने पाकिस्तान को मानते हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उन सब को लाओ। आप अगर एक इमरान खान को ले आते, दहशत गर्दों को वहाँ से मैसेज क्या मिलता कि आपस में सियासी इख्तिलाफ है, एक दूसरे को के चेहरे को नहीं देखना चाहते, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना चाहते। लेकिन बात जब पाकिस्तान की आई तो इमरान खान, आसिफ अली जरदारी और मियाँ शहबाज शरीफ सब एक साथ खड़े हैं पाकिस्तान के लिए। ये नुकसान किसने किया? ये नुकसान इस हुकूमत ने किया कि इमरान खान अब साहब को लेके तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब से हर जुमेरात को मुलाकात की इजाज़त दे दी है, तो अब तो ये मसला हल हो गया। तो अब आप समझते हैं कि आप जो बात कर रहे हैं तो ये बात आगे बढ़ सकती है कि तहरीक इंसाफ और रियासत पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आएंगे, और इमरान खान साहब से जब आप लोगों की मुलाकात होगी तो वो आपको ये नहीं कहेंगे कि ज़रा मज़ीद सख्त बयानबाजी करो? मुल्क को, सिस्टम को नॉर्मलाइज होना चाहिए। फासले बहुत बढ़ गए हैं। साफ बात करूँगा कि मैं बचपन से लेकर आज तक 3 मार्शल लाएँ देखी हैं, एक अनअनाउंस्ड और 2 अनाउंस्ड। ज़िया साहब की और मुशर्रफ साहब की, और फिर मौजूदा रजीम को मैं क्या कहूँ, मार्शल लॉ प्लस कहूँ, मैं इमरजेंसी प्लस कहूँ, मैं क्या कहूँ इसको, वट एवर आप गैर एलानिया मार्शल, जो भी आप इसको कहें। मैं आपको दावे से ये कहता हूँ कि मैंने कभी इतना फासला अपने इदारों और अवाम में नहीं देखा जिस पे मेरा दिल दुखी है। उसकी वजह यह है, मेरा ताल्लुक उस ख़ानदान से जो उसने पाकिस्तान बनाया, और फिर उस ख़ानदान से भी है जिसने फिर बनाने के बाद जंग में भी हिस्सा लिया। 47 में दादा खान साहब, अपना खान साहब मुंह में आते हैं, बाबू खान साहब लीडर है ना मेरे, कायद आज़म के साथ थे मेरे दादा। लेकिन 71 में फिर मेरी फैमिली लड़ी। 71 में मेरे मामू POW रहे, ईस्ट पाकिस्तान में जेल काटी, तकलीफ़ें। और अब दोबारा ये जो सारा हुआ है, मैं जो ये देखता हूँ कि यार ये जो फासला पैदा हो रहा है, मुझे दुख इसलिए होता है कि मुल्क का नुकसान है अगर इदारे और आवाम के बीच में फासला हो। तो 25 जुलाई को जब मैं रिलीज़ हुआ पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर, पहला जो मेरा स्टेटमेंट था वो ये था कि पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं, सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है। खान साहब ने भी जब बात की तो खान साहब ने कभी ये नहीं कहा कि उनका सिर्फ शख्सियात से इख्तलाफ है, सियासी इख्तलाफ है कि पाकिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। वो इदारे के ख़िलाफ़ नहीं है,
वो कहते हैं ये तो मुल्क भी आईन मेरा है, पाकिस्तान कहता है। वो कहते हैं मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। तो इन सारी चीज़ों में आप मुझे बताइए, अगर आपने इमरान खान को अंदर रखा हुआ है, मुझे तो इसकी नहीं समझ आती कि लोग इसमें खुश होते हैं कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिल गई, इमरान खान ने ताक़यामत जेल में रहना है। इमरान खान खुद क्यों नहीं बाहर आ सकते, उनको क्यों नहीं बाहर लाया जा रहा, ये क्यों मुल्क का नुकसान किया जा रहा है? ये मेरी बात याद रखिए, अल्लाह ना करिए मेरी बात सच साबित हो, लेकिन मैं आपको दावे से ये कहता हूँ कि ये जो लोग कर रहे हैं वो इमरान खान का नुकसान नहीं कर रहे। मैं हुकूमत को भी कह रहा हूँ, मैं एस्टैब्लिशमेंट के ज़िम्मेदार लोगों को भी कह रहा हूँ, ये नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है कि मुल्क के सबसे बड़े आदमी को अंदर रख के आप कौम को तकसीम होने दे रहे हैं। तो आपको कौम को यकीन इकट्ठा है कि होना अगर चाहिए, इमरान खान को बाहर लाओ। आपको यकीन है कि इमरान खान साहब रिलीज हो गए तो वो कौम को मुत्हिद करेंगे, मजीद कौम को तकसीम नहीं करेंगे? तीन बातें उस पर मैं करूंगा। मैं तो, मेरी तो बात ही नकार खाने में तोती की आवाज़ है। मैं जब बात करता हूँ फिर मेरे पीछे अपने भी पड़ जाते हैं, फिर बाद में उसी बात पे आते आपके हैं। अपने तो आपके बहुत ज्यादा पीछे पड़े हुए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के पड़े हुए। मैं सच बात करूंगा, मैं हक बात करूंगा जो होनी चाहिए। खान के साथ हिमायत से मुझे कोई नहीं हटा सकता। देखें, 16 फरवरी 2024 को इलेक्शन के एक हफ्ते बाद इमरान खान से जाके मैं मिला। मैंने जान के उनके सामने बात की कि खान साहब, पिछले रमज़ान में, यानी कि 2023 के रमज़ान में, खान साहब आपने ज़मान पार्क में एक बात की थी और आपके प्रोग्राम में मैंने वो बात की भी। दूसरी बात कर रहा हूँ कि खान साहब आपने कहा था कि मैं फतह मक्का मॉडल पे बिलीव करता हूँ, तो क्या आप आज भी वो बात करते हैं कि जब आप रिलीज़ होंगे तो क्या होगा? उन्होंने कहा यार देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उसवा हसना और फतह मक्का मॉडल को लेके वेस्ट ने, फिर उन्होंने नेल्सन मंडेला की बात की कि वेस्ट कितनी तरक्की कर गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया। तो खान साहब ने ये आइडिया उस वक्त दिया पिछले साल कि हम एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन टाइप चीज़ बनाएं, उसमें सारे जिम्मेदार लोग आके सच बोलें या मुल्क को आगे लेके ये जाएं। बड़ी अहम बात है। आगे चलते हैं, एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद बड़ी अहम बात करें। अली मोहम्मद खान साहब, इनकी बात जारी रखते हैं। ब्रेक से पहले अली मोहम्मद खान साहब फतह मक्का मॉडल की बात कर रहे थे। फतह मक्का मॉडल, जी खान साहब से मैंने जान की ये बात की। देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो आग लगा के खुश होता है। मैं ये समझता हूँ कि मेरा बतौर एक संजीदा सियासी कारकुन के काम ये था इलेक्शन जीतने के बाद फतह मक्का मॉडल का मतलब ये है कि मुखालफीन जो हैं उनको माफ मैं कर दिया। अपने लीडर को बाहर लेके आऊँ। मेरा मकसद ये था कि मैं अपने लीडर को बाहर लेके आऊँ इज्जत के साथ, और वो फिर कौम को वहीं से सफ़र शुरू करे जहाँ से टूटा था। तो इस वजह से मैंने उनको ये बात की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा आदमी तो दुनिया में कोई नहीं ना। उनसे हमारी अनाक की खुदा न खास्ता उनसे बड़ी है, अल्लाह माफ़ करे। तो जब मैंने उनको ये बात की तो उन्होंने मेरी बात को पिक करके आगे ले गए। उन्होंने कहा देखो, नेल्सन मंडेला साहब उन्हीं की चीज़ों पे लेके उन्होंने अमल किया, हमारे दीन को लेके उन्होंने ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया, अपार्थाइड जो काले गोरे का वो मसला था वहाँ पे उसको ख़त्म किया, मुल्क को आगे ले गए। तो अभी ये मेरी जो बात थी, जब मैंने बाहर आके ये बात की, मुझे याद है इलेक्शन कमीशन के बाहर मैं था, चकजई साहब थे, मैंने ये बात की, मेरे पीछे सब पागल कुत्तों की तरह पड़ गए। ये मुफाहमत की बात करता है, अली मोहम्मद मुफाहमत की बात करता है, मुफाहमत की बात करता है, लेकिन उससे पहले ट्रुथ की भी बात करता है। सच बोलोगे तो मुफाहमत होगी ना, ऐसे तो नहीं होगी मुफाहमत। और मैं तो नहीं करता, वो हमारा लीडर करता है, इमरान खान साहब करते हैं। वो बात आज सच साबित हुई साल बाद, जब 22-23 दिसंबर को हमारी ये लोग बैठे हुकूमत के साथ और हमारी कमेटी मुज़ाकराती अंदर गई खान से मिलने। खान साहब ने बार साहबजादा हामिद रज़ा के मुँह जो पैगाम भिजवाया, वही बात थी जो साल पहले अली मोहम्मद को की थी। क्या कहा कि इमरान खान बाहर निकल के ज़ाती इंतकाम नहीं लेगा। तो दैट इज़ द वे फॉरवर्ड कि आप आएँ, बैठें, मुल्क के लिए कोई मनसूबा बनाएं, ज़ाती इंतकाम की साइड पर करें। हाँ, जिसने जुल्म किया है, जिसने किसी का नुकसान किया है, जिसने कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया, किसी को मारा है, कत्ल मुकातला किया है, वो अदालत जाने, वो शख्स जाने, लेकिन ज़ाती हम इंतकाम की तरफ ना जाएं, मुल्क को आगे लेके जाएं। और उस मुल्क का ये हक है कि इसको इस वक्त फ़ी ज़माना वो आदमी लीड करे जिसके पीछे कौम है। एक ज़माने में भुट्टो के पीछे कौम थी, अब इमरान खान के पीछे कौम है। अच्छा, अब ये बताएं कि आपने बार बार कहा कि जब आपने ये फतह मक्का मॉडल की बात की 1 साल पहले, तो आपके लोग पीछे पड़ गए, आपके अपने लोग पीछे पड़े थे। ये जो पराए भी थे लेकिन तहरीक इंसाफ के ये जो अंदर एक दूसरे की बहुत ज़्यादा लेग पुलिंग और मुखालफत होती है, इसकी वजह क्या है? क्या ये पार्टी की खमीर में है या ये बड़ी पार्टी है इसलिए ये है? ना पार्टी के खमीर में, ना बड़ी पार्टी है। बड़ी पार्टी तो है, असल मसला ये है कि खान साहब अंदर हैं। तो इन हालात में ज़ाहिर है ये नेचुरल है कि खान साहब की गैर मौजूदगी में कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर रूटीन वाला नॉर्मल मामला तो नहीं चल सकते। फिर इसमें वो लोग अब बहुत कम रह गए जो खान साहब के साथ उन्होंने आम हालात में काम किया था। जेल में तो बहुत से लोग मिले उस स्ट्रगल के ज़माने से, जो लोग साथ चले हैं, आधे से ज़्यादा तो छोड़ गए, आधे से ज़्यादा तो जो छुड़ा दिया गया। तो क्या ये कहना दुरुस्त है जो आपने गुफ्तगू की है? तो मैं जो समझ रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि रियासती इदारों के साथ तहरीक इंसाफ की जो मुहाज रही है उसकी बेनिफिशरी
मौजूदा हुकूमत है जो मुस्लिम लीग बिल्कुल। नून की हुकूमत है, बिल्कुल। और अगर रिकॉन्सिलिएशन होती है तो उसका नुकसान मौजूदा हुकूमत को है जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। देखें, रिकन्सिलिएशन का नुकसान तो मुझे नहीं पता, फ़ायदा मुल्क को है। उसकी वजह यह है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरा कोई जवान, मेरा कोई बच्चा, मेरे मुल्क की कोई बच्ची सोशल मीडिया पर बैठ के अपने इदारे के बारे में गलत बात करे। लेकिन वो कैसे दूर होगी वो चीज़? वो आपकी मेरी तबलीग से ठीक नहीं होगा मसला। वो मसला तब ठीक होगा जब उनको लगेगा कि अब इंसाफ होना शुरू हुआ है। जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे, जब इमरान खान साहब खुद अपने मुंह से कहेंगे कि भाई हमारी इदारे से लड़ाई नहीं है, फ़ौज मेरी फ़ौज है, मुल्क मेरा मुल्क है। हाँ, फ़ौज का, इदारों का, इस्टेब्लिशमेंट का, जो भी आप इसको नाम दें, उसका एक लिमिटेड रोल तो होगा। ये मैं नहीं कहता मुकम्मल डिटैच कर दें, हर मुल्क में होता है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेरेंस, और ये जो इस्टेब्लिशमेंट का ये रहा, ये जो 2024 के इलेक्शन में जो सारा कुछ हुआ, आप मुझे बताएं, जरदारी साहब या मियाँ साहब तो उस वक्त हुकूमत में नहीं थे ना। चलें, अब ये बहस दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन असल बात यह है कि आपने फतेह मक्का मॉडल की बात की और आप कहते हैं फतेह मक्का मॉडल से ही पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब जो हैं फतेह मक्का मॉडल की, उन्होंने बाद में ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन की भी वो बात कर रहे हैं। लेकिन ये ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन पाकिस्तान को सिर्फ उस सूरत में आगे ले जा सकता है कि अगर आप पाकिस्तान के आइन के अंदर रह के आइन की हर शिक जो है, हर आर्टिकल जो है, उस पर भरपूर तरीके से अमल दरामद करें। ये नहीं हो सकता कि आप आइन के 3-4 आर्टिकल जो आपके फ़ायदे में हैं उस पर अमल दरामद करें और 25-30 आर्टिकल जो कि आपके सियासी फ़ायदे में नहीं है उनको आप नज़रअंदाज कर दें। पूरे के पूरे आइन पे अमल दरामद करें तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।